नमस्कार साथियों, द ट्रूथ की क्राइम टीवी में आज हम बात करेंगे एक 20 साल पुराने किडनैपिंग केस के बारे में। इंदौर में दोस्त की पार्टी में शामिल होने गए एक युवक का अपहरण हो गया, जिसके पिता एक सीमेंट कारोबारी थे। युवक को उसी की कार से अगवा किया गया था और पुलिस ने ये कार सुनसान जंगल में बिल्कुल लावारिस हालत में बरामद की थी। दोस्तों, केस में टर्निंग पॉइंट तब आया जब अपहरण करने वाले ने फिरौती के लिए कॉल किया। इस दौरान उसने एक शख्स का नाम लिया जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए और वो नाम था 1992 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। पुलिस को सुबह सुबह सूचना मिली कि एक लावारिस कार इंदौर से सटे राला मंडल फॉरेस्ट में खड़ी है। पुलिस ने कार को चेक किया तो उसमें विस्की की आधी भरी बोतल, सिगरेट के पैकेट और कुछ पानी की बोतल्स थी। कार में चाबी नहीं थी, गेट बंद थे लेकिन खिड़की खुली थी। दोस्तों, तलाशी के दौरान कार से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिससे पता चला कि कार मनोरमागंज के रहने वाले सीमेंट फैक्ट्री के मालिक मुकेश की है। पुलिस ने मुकेश से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि बेटा नितेश नागौरी बीती रात पार्टी में गया था, उसके साथ उसका दोस्त ध्रुव भी था, मगर अब तक दोनों लौटे नहीं हैं। पुलिस ने दोनों की गुमशुदगी का केस दर्ज किया। पुलिस कार की अच्छे से तलाशी ले चुकी थी लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं आया। नितेश का दोस्त ध्रुव एक सामान्य से परिवार से ताल्लुक रखता था। पुलिस अफसर उसके परिजनों से उसके घर मिलने पहुंचे तो वहां ध्रुव की मां ने बताया कि कुछ देर पहले लैंडलाइन पर किसी का फोन आया था और उन्होंने ये भी कहा कि ध्रुव बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ नितेश से मतलब है। जैसे ही काम पूरा होगा हम ध्रुव को छोड़ देंगे। ये फोन कहां से आया था ये पता करने की कोशिश की गई, मगर इसका भी कोई सुराग नहीं मिला। अपहरण करने वाला दूसरी बार फिर से कॉल करेगा, इस उम्मीद में पुलिस ने ध्रुव और नितेश दोनों के घर के लैंडलाइन नंबरों पर कॉलर आईडी एक्टिवेट कर दी थी। अब सिर्फ अपहरणकर्ता के कॉल का इंतजार था। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे शहर में खौफ का माहौल था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर मामले में जांच की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं आया था। न ही पुलिस के पास ऐसी कोई फुटेज थी जिसमें दोनों लोग कार से साथ में जाते हुए नजर आए। तो फिर इस केस के लिए एक विशेष टीम बनाई गई जो कि देश के अलग अलग शहरों में भेजी गई। मतलब जहां भी किडनैपिंग के केसेस सामने आए थे वहां पर। और तो और महानगरों में भी पुलिस अपहरण करने वालों के बारे में सुराग ढूंढ रही थी। नितेश और ध्रुव का अपहरण हुए 3 दिन हो गए थे। घर वालों का चिंता से बुरा हाल था। पुलिस अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं थे कि आखिर दोनों लड़के हैं कहाँ। नितेश के घर वालों के पास तो किसी का कोई फोन भी नहीं आया था। लेटर के माध्यम से भी घर वालों को कोई सूचना अभी तक नहीं मिली थी। अब पुलिस ने दोनों के घर के बाहर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए, क्योंकि पुलिस और घर वाले अब ये जान चुके थे कि नितेश और ध्रुव का अपहरण हुआ है। लेकिन ये सवाल अभी तक सभी के मन में था कि नितेश के घर वालों से अभी तक फिरौती के लिए संपर्क क्यों नहीं किया गया। कहीं नितेश के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। ये सारे सवाल घर वालों को परेशान किए हुए थे। नितेश के अपहरण के 7 दिन बाद उसके घर वालों के पास एक फोन कॉल आया, जिसे उसकी बहन ने रिसीव किया। दोस्तों, फोन करने वाले ने सिर्फ 2 टूक लहजे में कहा, नितेश हमारे पास है, हमें 4 करोड़ रुपए चाहिए। होशियारी अगर तुमने की तो नितेश नहीं, उसकी लाश तुम्हारे घर आएगी। इस कॉल के बाद पुलिस एकदम एक्टिव हो गई। कॉलर आईडी के जरिए फोन नंबर का पता किया तो पुलिस सख्ते में आ गई, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कॉल थी जो कि सऊदी अरब से की गई थी। केस के इंटरनेशनल कनेक्शन होने से पुलिस और घर वाले दोनों ही परेशान हो गए थे। नितेश के घर वालों ने उसकी जान की सलामती के लिए बाबाओं और तांत्रिकों तक से संपर्क किया। उसकी सुरक्षा के लिए मंदिरों में पूजा पाठ और प्रेयर्स की। और तो और उसके परिजन इंदौर के सबसे बड़े तांत्रिक के शरण में भी गए। और इधर पुलिस की टीम अपहरण करने वालों का पता लगाने में जुटी रही। आखिर इंटरनेशनल कॉल करने वाला कौन है, ये अभी भी पहेली बना हुआ है। दोस्तों, पुलिस ने एक व्यक्ति को सऊदी अरब भी भेजा, लेकिन वहां से भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिली। तो पुलिस की जांच जारी थी। इसी बीच इंदौर के पीसीओ से नितेश के घर वालों को एक बार फिर फोन आया। इस बार 10 लाख रुपए तुरंत एक बैंक अकाउंट में डालने के लिए कहा गया और रुपए ना मिलने पर नितेश को जान से मारने की धमकी दी गई। तो पुलिस ने फटाफट उस अकाउंट होल्डर की डिटेल्स निकाली, लेकिन पुलिस को निराशा हाथ लगी, क्योंकि उस नाम और पते का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता ही नहीं था। बैंक अफसरों ने बताया कि यह अकाउंट एक एजेंट के थ्रू ओपन किया गया था और अकाउंट होल्डर का एड्रेस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। और इसी सब के चलते बेटे की जिंदगी बचाने के लिए नितेश के घर वालों ने कुछ अमाउंट किडनैपर्स के अकाउंट में डाल दिया। और जब पुलिस को खुद नितेश के घर वालों ने ये बात बताई तो पुलिस ने इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पुलिस ने पता लगाया कि ये एटीएम का पैसा किस एटीएम से निकाला गया, जिसका जवाब था संयोगितागंज एटीएम। मध्य प्रदेश के संयोगितागंज एटीएम से 10 लाख रुपए निकाले गए और बचे हुए अमाउंट के लिए नितेश के घर वालों को अलग अलग पीसीओ से फोन किया गया। पुलिस जब तक उन पीसीओ तक पहुंचती तब तक कॉल करने वाला उन पीसीओ से भाग जाता। मतलब कॉल करने वाले के बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। फोन करने वाले को पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती कुछ सिलेक्टेड पीसीओ पर कर दी। अब नितेश के घर वालों को एक और फोन कॉल आया। इसमें भी 10 लाख रुपए तैयार करने के लिए कहा गया। अब पुलिस ने इसका पता लगाया तो कॉलर खातेगांव निवासी एक युवक निकला। सिम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस यूज हुआ था, जिसकी डिटेल्स के थ्रू पुलिस खातेगांव पहुंची। लेकिन वहां पहुंचकर पुलिस को मालूम पड़ा कि ये लाइसेंस फर्जी था और इस आइडेंटिटी का
कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रहता है। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी, मोबाइल सेट से उस मोबाइल की डिटेल्स निकाली जो कि एक पीसीओ मालिक की निकली। पीसीओ मालिक को पुलिस ने पकड़ा तो उसने एक व्यक्ति को फोन उधार देने की बात कही। पुलिस ने उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने कहीं से व्यापारी के बेटे के अपहरण की बात सुनी थी, इसलिए पैसे कमाने के लिए उसने ये फोन कॉल किया और 10 लाख रुपए फिरौती मांगी। इससे ज्यादा उस व्यक्ति को इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, पुलिस ने सऊदी अरब से आई इस इंटरनेशनल कॉल का पता लगाने के लिए अपना एक पुलिसकर्मी सऊदी अरब भेजा था, जिसने वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से इस इंटरनेशनल कॉलर की ज्यादा प्रिसाइज डिटेल्स निकाली और वापस लौटने पर उसने जो बाकी अधिकारियों को बताया उससे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जी हाँ, डिटेल्स में पता चला कि इस कॉल का कनेक्शन सच में दाऊद इब्राहिम से है और किडनैपर और कोई नहीं, दाऊद इब्राहिम का कोई बेहद करीबी है। नितेश किस हाल में होगा ये सोच सोचकर अब घर वालों का बुरा हाल था। नितेश की बहन को पुलिस ट्रेनिंग दे चुकी थी कि यदि अब दोबारा किडनैपर का फोन आता है तो उसे किडनैपर से थोड़ी लंबी बातचीत करनी होगी। नहीं, नितेश से बात कराने का दबाव भी उसे किडनैपर्स पर बनाना होगा। सऊदी अरब से फिर फिरौती के लिए नितेश के घर फोन आया। बहन ने नितेश से बात करने की रिक्वेस्ट और कहा कि फर्जी अपहरण के नाम पर लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं, यदि भाई सच में उनके पास है तो एटलीस्ट एक बार बात कराएं। लेकिन फोन करने वाले ने नितेश से उसकी बहन की बात नहीं कराई और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बाद में दोबारा किडनैपर्स का फोन आया। उसने बहन से कहा कि ये आखिरी मौका है, 4 करोड़ जल्दी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। रुपया हवाले के थ्रू भेजने के लिए एक पिन बताया जाएगा, अगर पैसा ट्रांसफर न हुआ तो वो नितेश का मर्डर कर देंगे। इसके साथ ही किडनैपर ने सुबह भाई नितेश से बात कराने का भरोसा भी दिलाया। दोस्तों, पुलिस की पड़ताल में ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला, सऊदी अरब से कॉल करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था? दूसरा, क्या नितेश को सच में दाऊद गैंग ने ही अगवा किया था? और तीसरा, नितेश को अगवा कर भारत के किस हिस्से में रखा गया है? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस को इंतजार था अपहरणकर्ता के अगले कॉल का। साथ ही नितेश के परिजन चाहते थे कि 4 करोड़ की फिरौती देकर नितेश को छुड़वा लिया जाए, क्योंकि नितेश का अपहरण 16 अगस्त 2005 को हुआ था और आज नितेश के अपहरण को पूरे 10 दिन हो चुके हैं। एक तरफ नितेश के घर वाले उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस अपहरण करने वालों का सुराग ढूंढ रही है। हालांकि 4 करोड़ रुपए देकर नितेश को छुड़ा लेने वाली बात पुलिस अफसरों को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तो फाइनली पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई। कुछ टीम्स दूसरे राज्यों में भी भेजी गई। एक टीम ने सऊदी अरब के लैंडलाइन नंबर से देश में आने वाली फोन कॉल्स की पूरी कुंडली खंगाली। एक एक कॉल को ट्रेस किया गया और इस जांच के दौरान पुलिस को एक अहम क्लू मिला। पुलिस को पता चला कि दिल्ली के एक मोबाइल पर 2 लोगों की बातचीत हुई है, जिसमें किसी अपहरण के केस की बात की जा रही है। ये फोन कॉल पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। पुलिस ने फोन को इंस्पेक्ट किया। इस बीच दोबारा उस नंबर पर फोन आया, लेकिन कॉल करने वाला सिम कार्ड इस बार नया था। दोनों के बीच बातचीत कुछ इस प्रकार थी। पहला व्यक्ति बोलता है, हाँ भाई, कब आना है सिम कार्ड लेने? तो दूसरा व्यक्ति रिप्लाई करता है, कल सुबह आ जाना। भाई ने बोला है कि इसी सिम से नितेश की बहन को कॉल करना है। दोस्तों, पुलिस के पास समय कम था। दूसरे दिन ही सिम कार्ड एक्सचेंज होने वाला था। पुलिस को पता नहीं था कि पुराने सिम कार्ड से की गई बातचीत और नए सिम कार्ड से बातचीत करने वाला शख्स एक ही था या अलग अलग थे। पुलिस ये भी नहीं जानती थी कि नया सिम कार्ड आखिर है किसके नाम पे। तो इसी सब के चलते पुलिस की एक टीम को फौरन दिल्ली रवाना किया गया और दूसरी टीम को सिम कार्ड की जानकारी जुटाने के लिए कहा गया। दोस्तों, 20 साल पहले टेक्नोलॉजी आज के जितनी एडवांस नहीं थी, तो इसलिए सिम कार्ड वेरिफिकेशन में कम से कम 7 दिन का टाइम लगता था। लेकिन इसी दौरान मोबाइल यूज करने वाले ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपने मोबाइल में पुरानी सिम एक्टिव कर ली। यहाँ से पुलिस का काम आसान हो गया। पुलिस ने तत्काल ही उसके मोबाइल से लोकेशन ट्रेस की। दोस्तों, ये नंबर एक बदमाश जोगिंदर सिंह उर्फ जग्गा का निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जग्गा से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वो कुछ भी नहीं जानता। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो दोस्तों जग्गा टूट गया। उसने बताया कि सुबह नए वाली सिम मनीष नाम के व्यक्ति को वो ही देने वाला था। उसने बताया कि अगली सुबह मनीष नाम के व्यक्ति को नई सिम उसे ही देनी थी। तो क्या था, पुलिस ने उसके बताई लोकेशन पर डेरा डालकर घेराबंदी कर ली। जग्गा से मिलने एक युवक आया। इशारा मिलते ही पुलिस ने उस युवक को पकड़ लिया और पूछताछ में उसने अपना नाम मनीष बताया। मनीष ने पुलिस को बताया कि नितेश और ध्रुव को मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर रखा गया है। गुना जिले में बताई गई लोकेशन पर पुलिस की टीम फटाफट पहुंची। मौके पर एक झोपड़ी मिली जिसमें अपहरण कर नितेश और ध्रुव को रखा गया था। दोस्तों, झोपड़ी की निगरानी के लिए 2 हथियारबंद बदमाशों की तैनाती की गई थी। हथियारबंद बदमाश इंद्रीश और अमजद थे, जो कि 24 घंटे झोपड़ी पर नजर रखते थे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। नितेश तक पहुंचने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। नितेश के सही सलामत होने की खबर सुन इंदौर में हैरान परेशान नितेश के परिजनों की भी जान में जान आ गई। इंद्रीश और अमजद को गिरफ्तार कर पुलिस इंदौर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में पुलिस अफसरों ने दोनों से पूछताछ की। दोनों ने बताया कि इस्माइल नाम का शख्स शिवपुरी में सिलाई की दुकान चलाता है। वो दुबई में दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी में भी शामिल हुआ था और तो और उसी ने दाऊद की बेटी मारूफ के लिए दुल्हन का जोड़ा सिला था, जिसे लेकर वो दुबई गया था। मनीष
मनीष इस्माइल का एजेंट था। जी हाँ, वही मनीष जिसको दिल्ली में पुलिस ने पकड़ा था। और इस्माइल ने ही मनीष को नितेश की बात बहन से करवाने के लिए कहा था। उसे मोबाइल लेने जग्गा के पास भी इस्माइल ने ही भेजा था। इस्माइल ने एजेंट मनीष को दाऊद की गैंग में शामिल करवाया था। दाऊद से कनेक्शन के कारण ही इस्माइल ने नितेश नागौरी का अपहरण कर 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और मनीष ने इंटरनेशनल कॉल से दाऊद का गुर्गा बनके ये 4 करोड़ की रकम मांगी थी। दोस्तों, पुलिस को पता चल चुका था कि इस सब के पीछे शिवपुरी का रहने वाला इस्माइल है, मगर एक सवाल का जवाब पुलिस को अभी भी नहीं मिल रहा था। नितेश को 16 अगस्त 2005 को अगवा किया गया था, लेकिन बदमाशों को कैसे पता था कि वो अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाने वाला है। पुलिस ने इंद्रेश और अमजद से जी तोड़ पूछताछ की और दोनों ने वो नाम बताया जिसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। दोनों ने कहा कि पूछताछ हमसे नहीं, नितेश के दोस्त ध्रुव से करो, उसी ने ये सब किया है। दोनों आरोपियों ने ध्रुव के साथ उसके एक और दोस्त गौरव का भी नाम लिया। ध्रुव और गौरव दोनों स्कूल टाइम में साथ में पढ़ते थे। इंद्रेश और अमजद ने बताया कि ध्रुव ने ही उन्हें टिप दी थी कि नितेश कितने बजे पार्टी से निकलेगा। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि घटना के दौरान इस्माइल को इंदौर में देखा गया था। इस्माइल और ध्रुव दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इस्माइल ध्रुव से मिलने इंदौर भी आता रहता था कि उसका कनेक्शन दाऊद के बेहद करीबी आफ्ताब आलम से था। इस अपहरण के बदले आफ्ताब ने इस्माइल को दुबई में नौकरी और मोटी रकम देने का वादा किया था। दोस्तों, इंदौर के भंवर कुमार थाना क्षेत्र में नितेश की कार लावारिस हालत में पुलिस को मिली थी, जबकि केस तुकोगंज थाने में दर्ज हुआ था और करीब 11 लोगों ने मिलकर नितेश का अपहरण किया था। इस मामले में ध्रुव को जमानत मिल गई और तो और बाद में ध्रुव और गौरव बरी भी हो गए, क्योंकि किसी ने उनकी पहचान नहीं की थी। सबूतों के अभाव में उन दोनों की भूमिका साबित ही नहीं हो पाई। दोस्तों, इस पूरे अपहरण कांड का मास्टरमाइंड इस्माइल था, लेकिन हमारे सिस्टम की इनएफिशिएंसी की वजह से पुलिस उस तक पहुंच नहीं सकी। बताया जाता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले वह मुंबई भाग गया और वहां से दुबई चला गया और फिर समय के साथ केस में शामिल अधिकारी इधर उधर ट्रांसफर हो गए। तो साल बीतते गए और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस घटना को आज 20 साल हो गए हैं और इस्माइल जैसा खतरनाक क्रिमिनल आज भी खुले आसमान के नीचे घूम रहा है। दोस्तों, तत्कालीन आईजी शैलेंद्र श्रीवास्तव से जब इस केस के बारे में पूछा गया तो उनका कहना कुछ इस प्रकार था। ये केस मेरे जीवन में एक यादगार केस में से एक है। हमें शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में एक एक कर सभी आरोपियों का पता लगा लिया गया। धोखे और विश्वासघात का एक बड़ा जाल बुना गया था। अपहृत व्यक्तियों को सुरक्षित बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, ये केस न सिर्फ क्राइम की एक बड़ी स्टोरी है, बल्कि विश्वासघात की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। किस तरह ध्रुव ने अपने बेस्ट फ्रेंड नितेश के साथ विश्वासघात कर उसका और उसके परिवार का ट्रस्ट ब्रेक किया है, किस तरह उसने दोस्ती के रिश्ते को शर्मिंदा किया है। आपके इस केस के रिगार्डिंग क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द ट्रुथ की क्राइम टीवी। धन्यवाद।